अब जो सेकंड टाइप्स आता है इसमें केस स्टडी बेस, ठीक है। यही जो ये पैटर्न है ये बोर्ड का पैटर्न है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, मैं आपको एक पेपर भेजूंगा जो उसी के अकॉर्डिंग जितने जिस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम बोर्ड का पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आएगा, मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको भेजूंगा उसे आपके लिए, ठीक है। ट्राई करके देखना आप लोग, तो ठीक बोर्ड के पैटर्न का बनेगा वैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर। अब इसमें व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, पहले आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू प्योर वाटर इट विल, अब देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने किसमें मिक्स कर दिया, प्योर वाटर में, तो क्या होगा, बॉयल कह रहा है वो 100 डिग्री से अबव होगा और फ्रीज 0 से कम होगा, या इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ओके अंबिका, इसके अलावा कोई आंसर? 59। और इसके अलावा कोई? जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वाटर में मिला दिया, प्योर वाटर में, तो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर आपने वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा? ओके अंबिका, हेमंत, यामिनी एंड सुमित, सॉरी क्या नाम है, श्रुति। नो आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से अबव हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से। तो सी इसका राइट आंसर है, सी है जो, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी किसने दिया था? एक ने दिया था, अंबिका ने। वेरी गुड अंबिका, ठीक है। ये भी तो सेम लिखा है, एक मिनट, हाँ, बॉयल बिलो, अच्छा ये बिलो लिख दिया ना यहाँ पे, बिलो, बिलो नहीं होगा। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कम हो जाएगा, इसलिए डी तो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये थर्ड डी उसने सही आंसर बता दिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, देखो। अब ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही पूछेंगे जो आपने पढ़े हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वही आपको उसी में से आएगा क्वेश्चन, ये केवल ऊपर का आपको नॉलेज के लिए देते हैं जिसने नहीं पढ़ा है चैप्टर। तो इसमें से बताओ, ये अभी हमने किया भी था इससे पहले क्वेश्चन, देखो रिपीट हुआ ये, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है सेकंड का? ओके अंबिका, श्रुति, और एनी अदर आंसर? देखो यही होता है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। कुछ भी नहीं, हमने कितनी बार इसे रिपीट कर लिया, कितनी बार क्वेश्चन आंसर कर लिए, ये तो आपको अभी तक रट जाना चाहिए था, जो क्वेश्चन बोलते ही आंसर एकदम से आना चाहिए था, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे सॉल्व। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी, पहला है। दूसरा डिपेंडेंट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। थर्ड है डिपेंड अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइडेंटिटी से तो इसका कोई मतलब है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। डिपेंड अपॉन ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें से देखो डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो बिल्कुल सही है, जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइडेंटिटी पे इसका कोई मतलब नहीं है,
कंसंट्रेशन आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। इसका केवल किससे मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मतलब है बस। बाकी सॉल्यूट के आइडेंटिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, और डिपेंडेंट अपॉन ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, सॉल्वेंट से कह सकते हैं, हालांकि उसको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये सॉल्वेंट के आइडेंटिटी को मैच करेगा, लेकिन सॉल्यूट से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये डी इसको आंसर को प्रिफर करते हैं। वैसे ए भी गलत नहीं है, ए का भी बिल्कुल सही आंसर है, ए और डी में से आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो सॉल्वेंट है उसकी आइडेंटिटी पे ये डिपेंड करेगा, ठीक, क्योंकि वाटर में जो कोई चीज पोलर वाली होती है वो डिजोल्व हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं वो कहता है कि जो आइडेंटिटी है सॉल्वेंट की उस पर भी ये डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये डी आंसर को प्रिफर करता है एज कंपेयर टू ए। बात दोनों की सेम है, केवल एक डिफरेंस है, देखो ये वाला, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है इसका कोई भी वो, लेकिन वो कहता है कि जो सॉल्वेंट है उसकी आइडेंटिटी पे भी ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं आपको आज एक पेपर भेजता हूं जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड क्वेश्चन पेपर बनाएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बोर्ड के लिए, ठीक है। बोर्ड तो मैं आपको पेपर भेजता हूं, उसमें कैसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप चेक कर लेना एक बार। तो एज्यूम 3 सैंपल ऑफ जूस ए बी एंड सी हैव ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम। कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ए बी सी इज 0.1, 0.5, 0.2 m respectively. Freezing point will be lower for the fruit juice. किसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट हो सबसे हाईएस्ट होगा, सॉरी हाईएस्ट किस केस में होगा? 3 सैंपल है ए बी सी, इसमें ग्लूकोज है, एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन इट, जिसमें शुगर प्रेजेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ए, सैंपल ए में इतना कंसंट्रेशन है, बी में इतना कंसंट्रेशन है, सी में इतना कंसंट्रेशन है। तो कह रहा है कि बताओ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? क्वेश्चन को घुमा दिया इसने बहुत, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं आ रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी सॉरी, इसमें से कौन सा होगा या सबका सेम होगा? ओके, श्रुति, अंबिका और हेमंत, यामिनी, ओके, हेमंत, यामिनी, ऑल ऑफ दीज, ओके, इसमें से श्रुति सॉरी हेमंत और अंबिका इज राइट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो, देखो लोअरिंग, इसमें ध्यान रखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन पे या मोलैरिटी पे। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम हो रहा है, किसका कम हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो जिसका कम हो रहा है उसका क्या होगा, जिसका कम ज्यादा होगा, इसका मतलब वो उसका तो कम हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ये बी है, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी बी सबसे लोवेस्ट होगा। उसके बाद सी वाला, सी की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, और सबसे हाईएस्ट कौन होगा? ए होगा, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में अपोजिट हो जाता है, ये जो वैल्यू निकालते हैं कंसंट्रेशन के बेस पे, वो किसके बेस पे होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उतना डिप्रेशन ज्यादा हो जाए। डिप्रेशन का मतलब कम ज्यादा हो गया। पहले वाटर है, वाटर में आपने कोई चीज मिला दी 1 मोल, और तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया, यानी -2 हो गया। आपने 1 मोल और मिला दिया तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। देखो अगर कोई भी आपने वाटर लिया और आपने 1 मोल मिला दिया किसी भी चीज को, तो -2 हो गया। फिर आपने 1 मोल और मिला दिया, तो कंसंट्रेशन तो आपने बढ़ा दी,
लेकिन जो टेम्परेचर हो क्या हो गया, डिप्रेस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी तो डिक्रीज हो गया। आपने 1 मोल फिर मिला दिया तो डिप्रेशन क्या हुआ, -2 फिर कम हो जाएगा, यानी -6 हो गया। यानी जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, वो लोअर है उतना डिप्रेशन हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जितना कंसंट्रेशन कम होगा उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। इसलिए ए इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बताओ इसमें से। हाँ, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया मैंने, वेरी गुड। फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल फंसा के दिया है ताकि आप लोग गलती करो। ओके, अंबिका, यामिनी, हेमंत, इसमें आप लोग फंस गए। श्रुति बताओ। हाँ, आप लोगों ने मिस कर दिया, केवल अंबिका ने सही आंसर बताया इसका और यामिनी ने, आप दोनों मिस कर गए थे। देखो क्वेश्चन घुमा दिया उसने, देखो यही तो चीज होती है। उसने केवल क्या कह दिया आपको, फ्रीजिंग पॉइंट, आपने बोला तो बिल्कुल सही है, जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, अभी मैं क्या बता रहा था आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन कम कितना हो रहा है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, कोई चाहे माइनस पे हो, -50 हो, -80 हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसको किससे मतलब है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम कितना हो रहा है, आया समझ में। ऐसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से उससे मतलब है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कितना आ रहा है उससे मतलब है, उससे ये मतलब नहीं किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर से उससे मतलब है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन होता है, देखो जो घुमा देता है चीजों को, थोड़ा सा घुमा दिया, फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, अपने फ्रीजिंग पॉइंट तो पढ़ा हुआ, आप बोल गए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन वो क्या है, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम कितना हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, -2, -4, -6, उसको इससे मतलब है कम कितना हो रहा है, उसको इससे मतलब नहीं किसका कितना है, ऐसी बॉइलिंग पॉइंट से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है जो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये आपको अभी समझनी है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप ऐसी गलती नहीं कर पाओगे इसमें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसका और दे दिया, एक और भी आएगा इसमें, ऐसे ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन प्रोवाइड मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन विद ग्रेटेस्ट प्रिसीशन। हाँ, ये मैंने आपको बताना भूल गया था, लेकिन आप में से किसी को पता है तो बता दो। जिसमें एक इसमें ये मैंने आपको बताया था, कौन सा चैप्टर था, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ये आंसर। ये जो चैप्टर था इसका आंसर मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताया था, जब आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। वहां पे कोलगेट वो था क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था इसका आंसर, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं बताया था इसका आंसर। तो बताओ, अगर प्रोटीन को आपको मेजरमेंट कर रहा होगा ग्रेटेस्ट प्रिसीजन से, यानी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर से, तो आप कौन सी क्वांटिटी को इसमें से चूज करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ABCD कौन सा चूज करोगे आप, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालेगा। या अगर वो कह दे कि इनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है जो बेस्ट आंसर आपका निकाल सकती है, या बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सा है, तो आप किस पे टिक करोगे। ओके यामिनी, इसके अलावा कोई आंसर। तो यामिनी ने इसका आंसर, और कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, चलो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है कोलिगेटिव, ओ सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर ही उसमें मैंने बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हुआ, ग्रेटेस्ट प्रिसीजन होता है जो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा भी है, देखो कोलाइडल, तो कोलाइड में ये चैप्टर को बताया गया था, इस पॉइंट को कोलाइड में समझाया था। ठीक है, आप 60 वाला क्वेश्चन देखो, अब तो लास्ट ही रह गया बस, ये 60 में भी देखो पैराग्राफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। पहला वो कह रहा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिटरमाइंड बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड इन बेंजीन एंड वाटर वाज फाउंड टू बी डिफरेंट। और दूसरा कह रहा है वाटर इज पोलर एंड बेंजीन इज नॉन पोलर। The molecular weight of acetic acid determined by depression in freezing point method in benzene and water was found to be different। और वो कह रहे हैं कि अगर हम molecular weight निकालते हैं किसका, एसिटिक एसिड का, बेंजीन में और वाटर में, तो डिफरेंट आएगा। उसका रीजन ये है कि वाटर पोलर होता है और बेंजीन नॉन पोलर होता है। इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? असर्शन रीजन है यानी ABCD। ABCD में से कौन सा आंसर क्लिक करोगे आप? ये बिल्कुल सही इसने बात कही है, ध्यान रखना। जो एसिटिक एसिड होता है इसका एक के कंडीशन में मैं बता देता हूँ 120 होता है CH3COH का, और एक के कंडीशन में 60 होता है, तो दोनों में डिफरेंट आता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है या मैं नहीं? ओके हेमंत, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखो इसका आंसर ए इज राइट आंसर। ए देखो, जिसके साथ जिसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, सीधी सी बात है। वाटर पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, जबकि एसिडिक एसिड जनरली नॉन पोलर में ही आता है। तो ये क्या करता है कि बेंजीन के साथ मिलके डाइमर बना देता है। डाइमर डाइमर बेंजीन के प्रेजेंस में क्या होता है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। जब भी बेंजीन होगा और एसिटिक एसिड दिया होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आपने कितना लिखा 12 2 जा 60 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर आपने इसका 60 लिख दिया बेंजीन में तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाइमर बना देता है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, बस कुछ याद करनी है। यहाँ पे डाइमर बन जाता है इसका, देखो ये डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जिससे इसका मोलर मास कितना होता है, डबल हो जाता है, 120 हो जाता है। होना चाहिए था कितना 60 और हो गया 120, तो आप कहोगे तो गलत कर दिया हमने। गलत वो कैसे होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यही होता है जो जहां पे जिसकी जो मैचिंग होती है, तो बेंजीन के साथ इसका मॉलिक्यूलर मास अलग आता है और वाटर में अलग आता है। तो इसका रीजन यही है कि पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग जहां अच्छी होगी वहां बढ़िया बॉन्डिंग बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, which non-polar solute is added in when non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solution decreases. तो कह रहा है number of solvent molecule escaping from the surface is reduced, the vapor pressure of solution is also reduced. अब बताओ इसका क्या आंसर दोगे? ये भी आपको रीजन बताया हुआ है। ABCD कौन सा आंसर क्लिक करोगे आप? नो आंसर। देखो मैंने आपको बताया था इसमें, ओके हेमंत, देखो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट को लेते हो, अंबिका, ओके वेरी गुड अंबिका। अंबिका तो क्या है ढारी आजकल, यामिनी अंबिका, ओके राइट आंसर। श्रुति वेरी गुड। देखो आप लोग अब ठीक जा रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत करनी है आपने बस। ठीक है, आप थोड़ी सी अपने आप में अगर आधा से 1 घंटा देते हो आप लोग, तो आप केमिस्ट्री आपकी परफेक्ट बन सकती है। ये डिपेंड करेगा। देखो मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन आंसर, अभी मैं आपको पैटर्न भी दे रहा हूँ, जो बोर्ड ने जिस हिसाब से दिया है मैं अपने पेपर आपको बना के देता हूँ। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, बाकी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको मुझे पूछना है। देखो जब भी आपने क्या किया है, वाटर लिया, वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते तो कहाँ चले जाता है? सरफेस के ऊपर चले जाता है। ठीक है, जैसे ही सरफेस कवर कर लेता है या यहाँ सरफेस में चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस, वो हट जाते हैं वहां से, क्योंकि उसकी जगह पे कौन आ जाता है? सॉल्यूट आ जाएगा। जब सॉल्यूट आ जाएगा तो क्या होगा? सॉल्यूट वहां पे चला जाएगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल वहां से हट जाएंगे, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसमें मैंने आपको लिखाया था विच हिंडर्ड द एस्केपिंग मॉलिक्यूल। अगर आप देखोगे बुक में तो मैंने लिखा है विच हिंडर्ड द एस्केपिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि वो खुद उस जगह पे आ जाते हैं, उसका सरफेस एरिया सॉल्वेंट का कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रीजिंग सॉरी ये असर्शन वाला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, और व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस and become equal to solid solvent.
एट द लोअर टेम्परेचर। अब बताओ इसमें से कि असर्शन और रीजन में से ABCD में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन, पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहा है कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर, वो कहता है क्या होता है, इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड बिकम इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट एट द लोअर टेम्परेचर। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ABCD। ओके, यामिनी एंड हेमंत। इसके अलावा कोई आंसर आया था? अच्छा, यामिनी, हेमंत, अंबिका ने आंसर दिया कि नहीं? ये एक बार फिर से देना। तो इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। देखो ये तो करेक्ट है कि जब भी आप फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या करोगे, जैसे वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, आप इसमें किसी भी चीज को मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस यानी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा सॉल्यूशन से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट वो कहता है जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, इसीलिए तो हम कहते हैं इसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी आप किसी सॉल्वेंट में वेपर सॉल्यूट को मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, वेपर क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं एंड बिकम इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और ये सही है कि जो लोअर टेम्परेचर है वहां पे वो फ्रीज हो जाता है, इसीलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला सही है, यानी सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक। और इसके बाद आप लोग इसको मेहनत करो, एक पेपर में आज को भेजता हूँ जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है एक्यूरेट। और दूसरी चीज मैं आपको एक और सैंपल भेजता हूँ इसके अलावा। और ये भी करो, देखो ये वाले क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। ये आगे तो नहीं बढ़ गया? अच्छा, ये तो वही आ गया सेम, ये तो सेम वाला क्वेश्चन आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस इफ सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। इसको ही बता दो बस, ये वाला तो रिपीट हो गया। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन वाला। तो ये फोर्थ का आंसर आपको कौन सा लग रहा है? ओके, अंबिका। और इसके अलावा? तो ये आंसर अंबिका ने फाइनली राइट दे दिया। दोनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का डिक्रीज होगा, अभी मैंने बता दिया था, ये देखो इससे पहले आ गया था। जैसे आप किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाओगे तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये किसमें था, रिलेटिव लोडिंग का मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका परफेक्ट रीजन नहीं है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ तक 60 तक कंप्लीट हो गया। अब 61 62 भी आपका इसी पे बेस्ड है, इसे करना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको अलग सा ना लगे और सारे क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए अभी से आपको मेहनत करनी है। ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपने तो चैप्टर पूरा पढ़ा ही हुआ है, तो उस पे बेस पे आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। ये तो रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन पेपर ये वाला रिपीट हो गया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन बचा है बस इसमें, तो हम लोग नेक्स्ट एक और, मैं आपको आज पूरा सैंपल भेजता हूँ दूसरा वाला, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर बाय बाय आज के लिए। बस ये खत्म हो गया है यामिनी, चैप्टर खत्म हो गया है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना है, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को करें फिर इसके बाद, ठीक है। तो बस ये खत्म हो चुका है, 1-2 दिन और होगा क्वेश्चन आंसर के लिए बस, ठीक है।
ठीक है, फिर बाय बाय।